Hello everyone, good afternoon, welcome to the Thought Tree. We are back with the Hindu analysis for 29th January 2022. आज का prelims का question सबसे पहले हम देख लेते हैं. The question today for you is this: which among the following countries is or are not the member of Commonwealth War Graves Commission? Recently हमने अपने videos में analysis में कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन को कवर किया था क्योंकि कुछ सिमेट्रीज मिली थी, तो ये न्यूज में है, काफी बार हमने इसको कवर किया है. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी कंट्री या कंट्रीज कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन का मेंबर नहीं है. राइट, ये चार ऑप्शंस आपके पास है, आप सबको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करके आंसर इसका बताना है कमेंट सेक्शन में. लास्ट में आई विल प्रोवाइड यू द आंसर. सो मूविंग ऑन टू द न्यूज आइटम्स. आज की हमारी जो पहली न्यूज है वो है वोकल फॉर लोकल. ये फर्स्ट पेज पे एक साइड में कॉलम है, उसकी न्यूज है फर्स्ट पेज पे. सी, ये न्यूज में क्यों है? न्यूज क्या आई है कि प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट यूथ ऑफ इंडिया कैन बूस्ट द वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो इंडिया का यूथ है वो इस प्रोग्राम को और आगे ले जा सकता है. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज दिस वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम? तो बेसिकली इसका जस्ट क्या है कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल जो प्रोड्यूसर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, है ना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी डिमांड बढ़ानी है, उनको खरीदना है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को नहीं खरीदना. तो नेगेटिव पॉइंट इसका बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ध्यान रखना है. सी, वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम क्या है? टू मेक आवर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव वीजावी ग्लोबल ब्रांड. वीजावी मतलब इन रिलेशन टू. हमारा एम क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं और खासकर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना है. वो कब होंगे? जब हम उनकी डिमांड करना स्टार्ट करेंगे. ओके, डिमांड ही नहीं होगी तो कंपटीशन कहाँ से होगा? तो हमको उनको डिमांड करना है. अच्छा, एक यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है हुनर हाट्स. हुनर हाट्स अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ऑर्गेनाइज हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर गए थे और उन्होंने कुछ चीजें वहां से ली भी थी, जैसे लिट्टी चोखा का आपने एग्जांपल देखा होगा, है ना. तो हुनर हाट ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री. हुनर हाट का भी एम क्या है? हुनर हाट्स को ऑर्गेनाइज कराने का, हाट मतलब मेला टाइप, और एम क्या है? वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम को और इंश्योर करना, क्योंकि ये सब अपना अपना जो हुनर है उसको वहां पे बना के चीजों को शोकेस कर रहे थे. सो वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है, हमारे गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है इन द ग्लोबल मार्केट. राइट, it does not mean that we must not buy other countries product. This is BUY वाला buy है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट नहीं खरीदने. इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड हमको इंक्रीज करनी है. गवर्नमेंट वांट्स टू मेक लोकल कंपनीज ग्लोबल. गवर्नमेंट हमारी लोकल जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है, इंडस्ट्रीज है, उनको ग्लोबल बनाना चाहती है, उनको एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एज देना चाहती है इस प्रोग्राम के थ्रू. तो ये मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है. राइट, और दोनों इंटर रिलेटेड है, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल. वोकल मतलब आपकी डिमांड, वोकल क्या होता है? बोलना. आप जब बोल रहे हो किसी चीज के लिए, डिमांड कर रहे हो, है ना, कि आप डिमांड करो अपने खुद के प्रोडक्ट्स की. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? लोकल कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश करना चाहती है, इंक्रीज डिमांड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. अगेन दी सेम थिंग. नाउ सी, टू अचीव गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये एक गवर्नमेंट ने कैंपेन स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत. ये हमको क्या देगा? सिर्फ कॉम्पिटिटिव एज नहीं दे रहा, ये हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी इंक्रीज कर रहा है, हमारी डिपेंडेंस रिड्यूस होगी दूसरी कंट्रीज पे. सो आत्मनिर्भर भारत भी इससे इंश्योर होगा, ये कैंपेन भी इससे इंक्रीज होगा. इट कैन बी ट्रेस्ड. नाउ सी, दिस वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम ये कुछ नया इनिशिएटिव नहीं है. हाँ, अलग अलग फॉर्म में नई नई स्कीम्स आती हैं, लेकिन कंसेप्ट तो काफी कुछ पुराने भी हम इनको ट्रेस कर सकते हैं. जैसे मॉडर्न इंडिया में आप सबने पढ़ा होगा, स्वदेशी मूवमेंट आया था 1905 में, गांधी जी ने स्टार्ट किया था. तो 1950 नहीं है, ये 1905 है ना. तो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का भी एम क्या था? अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव एज देनी है, ताकि ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स से हमारा मार्केट कैप्चर ना हो, अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड करनी है, वोकल होना है उनके लिए. सो दैट इज ऑल अबाउट वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स को और
एंश्योर करता है उनको और स्ट्रेंथन करता है, राइट। अब देखो एक और न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में आया है कि इट इज इलीगल टू सस्पेंड दी एमएलएज, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको आप मतलब इतने टाइम तक सस्पेंड करके नहीं रख सकते। न्यूज क्या चल रही थी, महाराष्ट्र के कुछ 12 लगभग बीजेपी एमएलएज को सस्पेंड कर रखा था असेंबली ने। तो ये वाला जो टॉपिक है, पेज 1 पे ये न्यूज है, इसको हमने अपनी 13 जनवरी की क्लास में बहुत डिटेल में एनालाइज किया। अभी हम एक जनरल रेफरेंस में इसका देख लेंगे क्या सीन चल रहा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे आपकी जो भी वीडियोस होंगी आपको सारी मिल जाएंगी। कुछ वीडियोस हमने बहुत डिटेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आईएएस कार्डर रूल्स अमेंडमेंट है, ये हो गया, इंटरनेशनल कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सारे हमने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उनको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो आप सब्सक्राइब करो, आपको ये सारे वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। ये हमने 13 जनवरी वाले एनालिसिस में डिटेल में कवर किया। अभी एक बार जनरल आइडिया देख लेते हैं। बात ये चल रही है कि एमएलए को क्या 1 साल तक सस्पेंड करना लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है कि बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? उन्होंने एक आर्टिकल साइट किया है, आर्टिकल 190 क्लॉज 4, जो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर हाउस की मीटिंग से, अगर कोई मेंबर हाउस की मीटिंग से एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, तो उसकी सीट को आप वैकेंट डिक्लेयर कर सकते हो बिना परमिशन के। अगर कोई मेंबर हाउस की मीटिंग से 60 दिनों तक, 60 डेज के लिए एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट को आप वैकेंट डिक्लेयर कर सकते हो, ये प्रोविजन है। लेकिन आप उसको ज्यादा देर तक सस्पेंड नहीं रख सकते, आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, वैकेंट ही कर देनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो मेंबर वहां नहीं आ रहा, तो उसे अफेक्ट कौन हो रहा है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन अफेक्ट हो रहा है। वो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल का, लोगों की डिमांड वहां रखनी थी, उनको हमने इलेक्ट किया था, राइट। तो जब वो वहां पर मीटिंग में होंगे ही नहीं, तो जिन लोगों के, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी डिमांड कैसे पूरी होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की? तो उसको आप वेकेंट डिक्लेयर कर दो ताकि नए मेंबर इलेक्ट हो सके, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सस्पेंड करके रखते हो, तो इससे डेमोक्रेसी अफेक्ट होती है। कितने टाइम तक आप सस्पेंड करके रखोगे, कोई नया भी इलेक्ट होके नहीं आ सकता फिर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट इससे अफेक्ट होगा, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट सस्पेंड एन एमएलए और मेंबर ऑफ हाउस फॉर मोर देन दी 59 डेज। 59 डेज से ज्यादा नहीं कर सकते। अब 59 डेज क्यों लिखा है? क्योंकि 60 दिन होते ही तो आप उसको वेकेंट डिक्लेयर कर दो, ये आर्टिकल कहता है वेकेंट कर दो, तो 59 तक ही सस्पेंड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द इशू। बाकी इसको डिटेल में अपन ने 13 जनवरी के एनालिसिस में कवर किया है पूरा, एक एक चीज। Now see this controversy related to reservation in promotion. प्रमोशन में रिजर्वेशन हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल इशू है। दूसरा, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसकी भी बहुत लंबी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है ना। ये भी पेज 1 पे ही न्यूज थी। न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन एससी एसटी कोटा, कि ये जो एससी एसटी कोटा है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, इस पे स्टेट्स को अपने आप डिसाइड कर लेना चाहिए। अब देखो कंट्रोवर्सी क्या है इसमें, बहुत सारे केसेस, इसमें पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच में जो है वो टसल देखने को मिलती है। पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, फिर पार्लियामेंट उसको चैलेंज करने के लिए कोई लॉ इनेक्ट करता है, फिर उसके अगेंस्ट में कोई जजमेंट आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम अलग से एक डिटेल में पूरा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके इसका। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये आपका छूटेगा नहीं, राइट। इसको हम पूरा डिटेल में करेंगे, 1955 से लेके फिर जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, है ना, ये सारे नोट्स उसमें वापस वहां पर डिस्कस होंगे डिटेल में। 85 अमेंडमेंट हुआ, फिर एस विनोद कुमार केस आएगा, सबरवाल केस आएगा, विनोद कुमार केस आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस एम नागराज केस। और रिसेंटली अभी एक बिल पेंडिंग पड़ा है इस केस में, 117th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये सारी चीजें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। अभी दूसरा न्यूज आइटम देखते हैं, रशिया नाटो टसल। सी, ये भी हमने डिटेल में कवर किया है ना। रशिया नाटो का क्या टसल चल रहा है, इसको भी हमने 13th जन की क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, नाटो के बारे में भी और इस डिस्प्यूट के बारे में भी। सो यू कैन गो टू दैट वीडियो, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। एक बार हम इसको देख लेते हैं चल क्या रहा है। सी, नाटो जो है, नाटो क्यों बनाया गया था?
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाया गया था, है ना। इससे क्या हो कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसको एंड करने के लिए अपनी तरफ कंट्रीज जो है उनको पोलराइज कर रही थी, जैसे यूएस अपनी तरफ लेना चाह रहा था कंट्रीज को और यूएसएसआर अपनी तरफ लेना चाह रहा था, तो यूएस ने इनिशिएट किया। नाटो के जो मेंबर्स हैं ये क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडियल्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। इनका एक प्रिंसिपल है कि नाटो के जो मेंबर्स होंगे उनमें से किसी एक पे भी अगर अटैक होता है तो उसको सारे मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा, और फिर जो कंट्री अटैक कर रही होगी उसके अगेंस्ट में कलेक्टिवली वो लोग रिटेलिएट करेंगे। तो रशिया का क्या डिस्प्यूट चल रहा है, रशिया की जो बॉर्डरिंग कंट्री है छोटा सा यूक्रेन, यूक्रेन में रशिया का कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कुछ सी पोर्ट को लेके, क्योंकि रशिया के ठंड के टाइम पे सी पोर्ट सारे फ्रीज हो जाते हैं, हॉट वाटर सी पोर्ट नहीं है वहां पे, लेकिन यूक्रेन के पास है तो वो उसको कैप्चर करना चाह रहा है। अगर यूक्रेन, नाटो यूक्रेन को मेंबरशिप देने की बात कर रहा है, अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया अटैक नहीं कर पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए रशिया और नाटो के बीच में टसल चल रहा है। इसको डिटेल में आप 13 जैन की क्लास में कवर कर सकते हो। नाउ सी इंडिया, हाँ एक और ये न्यूज थी, ये पेज 3 पे एक न्यूज थी, इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ है गुड़गांव में और गुरुग्राम में, है ना। तो ईवी जो है, अब ये न्यूज तो एज सच फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। क्यों, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसके एडवांटेजेस क्या है हम एक बार वो देख लेते हैं। पहला है पोल्यूशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक है तो इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह यूज नहीं होगा तो इससे पोल्यूशन कम होगा। सेकंड इज रिडक्शन इन क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम गल्फ कंट्रीज से, कौन कौन सी, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, है ना, कुवैत, ये सारी गल्फ कंट्रीज है जहाँ ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ईरान। तो इनसे हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको रिफाइन करके यूज करते हैं जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जिससे हम पेट्रोल डीजल ये सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लगेंगे तो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो हमारा इंपोर्ट बिल, हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा नुकसान होता है, या बिल में सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो क्रूड ऑयल का होता है, उसका पैसा हमको सबसे ज्यादा देना पड़ता है, राइट। और उससे जो इंटरनेशनल प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी हमको कई बार भारी पड़ता है, तो इंपोर्ट बिल भी हमारा कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम होने से क्या होगा, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होती है, बीओपी का पार्ट होता है। बीओपी इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो कंट्रीज के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बीओपी कहते हैं। उसके दो हेड्स होते हैं, करंट और कैपिटल। तो जो गुड्स और सर्विसेज का हम ट्रेड करते हैं उसके बैलेंस को, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम करंट अकाउंट में देखते हैं। तो करंट अकाउंट क्या बताता है, हमारा ट्रेड कैसा है ना, मतलब हमारा एक्सपोर्ट कितना है और हमारा इंपोर्ट कितना है। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारा फेवरेबल ट्रेड है, पैसा हमको बाहर से मिल रहा है, राइट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को, फॉरेनर्स डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो उनकी करेंसी हमको ज्यादा मिल रही है। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है तो इंपोर्ट ज्यादा होने से क्या होता है, हमको उनको करेंसी ज्यादा देनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी, तो हमारे रिजर्व्स कम हो जाते हैं। तो इंपोर्ट बिल कम होना नेसेसरी है, इंपोर्ट बिल को हमको कम करना है। लेस इंपोर्ट बिल, रिड्यूस्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, ये नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोल डीजल नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो लॉन्ग टाइम में अगर एग्जॉस्ट हो गए तो उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको नॉन रिन्यूएबल की जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जल्दी उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी रेट इंक्रीज हो रही है खत्म होने की, वो भी कम करता है। दूसरा, इट एंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम फ्यूचर जनरेशन की नीड से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्रिजर्व हो जाएंगे उनके लिए, राइट। नाउ सी दिस एडिटोरियल पेज, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, पेज 6। न्यूज क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड है। इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, एग्रीमेंट होता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में, है ना। तो बेसिकली क्यों लाई गई, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग को लेके काफी डिबेट चलती रहती थी कि पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ब्लैक मनी आती है, कौन कितना पैसा दे रहा है हमको पता नहीं लगता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक स्कीम लाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम,
पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना इनका मोटिव था, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो डिबेटेबल हो जाते हैं क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो नहीं रही है एक्चुअली में। तो हम इसके फीचर्स देखते हैं। एडिटोरियल में डिबेट इसी बात पे की गई कि क्या ये वाकई ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है। तो हम पहले देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, है ना। एडिटोरियल टॉक्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी लैक, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कोई भी डोनर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड देना चाहता है तो उसको दे सकता है। अभी सब कैसे काम करता है देखेंगे आराम से आगे। इनको कौन से डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है, मतलब कितने डिनोमिनेशन में, 100 के, हंड्रेड्स के, मतलब थाउजेंड्स के, है ना, 1000 के। कौन कौन से डिनोमिनेशन में इशू होते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। इसके आगे जो भी डिनोमिनेशंस होंगी मतलब इनके मल्टीपल्स में इसको इशू किया जाता है, इनके मल्टीपल्स में, और उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नाउ सी, इन बॉन्ड्स को इशू करने की और एनकैश करने की, यानी जब आप किसी पार्टी को बॉन्ड देते हो तो मतलब खरीदते हो तो उसका पैसा जाएगा, तो वो पार्टी उस बॉन्ड को एनकेश कर सकती है 15 दिनों में, है ना। एनकेश करेगी मतलब आपने जो पैसा जमा कराया पार्टी के पास जाएगा, तो एनकेश करवाने की, बॉन्ड को इशू करने की और एनकेश करने की पावर किसको दी गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। दीज आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस। बॉन्ड 15 दिन तक ही वैलिड होते हैं इशू करने से, ठीक है, 15 दिन तक। अब इन सारे फीचर्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो भी हम आगे देखेंगे। 15 डेज, redeemable in designated account of a registered political party। बैंक ने इशू किया, आपने खरीदा, बैंक के पास पैसा गया, अब वो बॉन्ड किसके पास जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के पास। उस वो पॉलिटिकल पार्टी इसी बैंक से उसको रिडीम करा सकती है, यानी उसका पैसा ले सकती है। ओके, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर एक टर्म ध्यान में रखना, इट इज रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर नहीं लिखी हुई, इसका क्या फायदा है वो भी हम आगे देखेंगे कि रजिस्टर्ड ही क्यों लिखा है यहाँ पर, है ना, नॉन रजिस्टर्ड भी होती है। नाउ सी, द बॉन्ड्स कैन बी परचेज्ड, कौन कौन खरीद सकता है इन बॉन्ड को, मतलब कौन कौन पॉलिटिकल फंडिंग कर सकता है इसके थ्रू, कोई इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, कोई भी कर सकता है। इंडिविजुअल है तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या कोई कॉर्पोरेशन है तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, है ना, एस्टेब्लिश होनी चाहिए इंडिया में कोई फर्म, वो इसको खरीद सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज। कब तक के लिए खरीद सकती है, 10 दिनों के लिए। ईच, मतलब ये 10 दिन तक विंडो खुलती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कब कब खोलनी है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन कौन से दिन में खोलनी है ना। 10 दिन मैक्सिमम खुलती है इसकी विंडो, जब आप ये खरीद सकते हो। जनरली इन मंथ्स में खुलती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। और इसको डिसाइड करने की पार्ट सेंटर के पास है कि कब कब ये विंडो हमको ओपन करनी है। आगे देखते हैं, डोनर का नाम मेंशन नहीं होता, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही डिबेटेबल है। डोनर का नाम मेंशन नहीं होता तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, दिस इज व्हाट इज डिबेटेड, है ना। आगे देखते हैं, पूरा प्रोसेस अब आपको समझ आ गया। बैंक को चूज कर लिया कि बैंक ने बॉन्ड इशू किए, सपोज 1 करोड़ का बॉन्ड है, आपने खरीदा, इसका मतलब आपने पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, और इस बॉन्ड पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वाले बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग करने के लिए बॉन्ड है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका फंडिंग, एक फंड देने का तरीका, ये लोन नहीं है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो इंटरेस्ट नहीं होता इस बॉन्ड पे, ये बात ध्यान रखनी है। बैंक को चूज कर लिया, जैसे एसबीआई को पावर दे दी, बैंक ने बॉन्ड इशू किया, कर दिया, डोनर ने बाय किया, खरीद लिया डोनर ने बॉन्ड, और उसका पेमेंट डिजिटल होगा या तो या चेक से होगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, है ना। अब क्या हो गया, पार्टी को दे दिया बैंक ने कि आपके लिए ये बॉन्ड आया, उस पर नाम मेंशन होगा कि हम इस पार्टी को देना चाहते हैं, ये बॉन्ड फंडिंग देना चाहते हैं। उस पार्टी ने इसको डिपॉजिट किया अकाउंट में, है ना, रजिस्टर्ड अकाउंट में, जिसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर की जाएंगी कि उस अकाउंट में इतना पैसा आया है। वो सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को पता होंगी, लेकिन अभी भी क्या नहीं पता होगा, डोनर का नाम। सो दैट इज वेरी डिबेटेबल, वो ही कंट्रोवर्शियल इसका फीचर है। नाउ सी, एम क्या था कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है पॉलिटिकल फंडिंग में। अब इस स्कीम के पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। लीक प्रूफ है, कोई लीक नहीं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, तो लीक प्रूफ है। ओनली वन बैंक कैन इशू, अब देखो एक ही बैंक को पावर दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी इकोनॉमिकल हो जाता है। दूसरा, बैंकिंग के थ्रू आप फंडिंग कर रहे हो तो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट होना जरूरी है चेक बुक देने के लिए, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, डिजिटल कर सकते हो, डिजिटल वगैरह करने के लिए केवाईसी होनी जरूरी है। तो इससे क्या होगा, पार्टीज कैन नॉट गेट फंड फ्रॉम अनअकाउंटेड मनी, जो ब्लैक मनी होगी या जो लोग केवाईसी जान करके नहीं करवाते ताकि उनको ट्रेस नहीं किया जा सके उनकी इनकम का सोर्स, तो अनअकाउंटेड मनी
से पैसा नहीं आएगा, यानी ब्लैक मनी के आने के कम चांसेस है, ये इसका फायदा है। तीसरा, इट कैन बी यूज टू डोनेट ओनली टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने पहले बताया कि रजिस्टर्ड ही क्यों, क्योंकि कुछ पार्टीज होती हैं जो काउंटरफीट पार्टी यानी नकली पार्टी होती है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे इमर्ज होती है पॉलिटिकल फंडिंग लेने के लिए। मतलब इनको पता है इलेक्शन का टाइम है, हम लोगों से डिमांड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फंड आएगा ही, बस ले लिया फंड, उसके बाद गायब, सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए। तो वो उन काउंटरफीट पार्टीज को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया जाएगा, उसी के लिए बॉन्ड इशू किया जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो कुछ कमियां इसमें देखने को मिलती है। पहला जो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि इसमें नाम नहीं डिस्क्लोज हो रहा है ना। अगर नाम नहीं डिस्क्लोज हो रहा तो किस बात की ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक को तो पता ही नहीं लग रहा ना कि कौन डोनेशन दे रहा है, किसको कितना दे रहा है ना, कितना दे रहा है तो फिर भी पता है, लेकिन नाम नहीं डिस्क्लोज हो रहा। दूसरा, पार्टी रिक्वायर्ड टू कंसील डोनर्स आइडेंटिटी, पार्टी को और भी किसी भी टाइप की डोनर की आइडेंटिटी छुपानी होती है। While earlier parties had to disclose identity, PAN card about donor who contributed over 20,000, पहले, इससे पहले क्या होता था, कोई भी अगर पार्टी को 20,000 से ज्यादा की फंडिंग दे रहा है तो उसके बारे में डिटेल्स बतानी पड़ती थी पार्टी को, पैन कार्ड से लेके, अकाउंट नंबर से लेके, एवरी पैन कार्ड नंबर से लेके आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ दी पर्सन। तो ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि अभी तो नाम ही नहीं बता सकते आप, है ना। अच्छा, एक फीचर जैसे मैंने भी बताया कि ये इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है, इसका भी क्या फायदा है, ये प्रोज में एक पॉइंट और है कि इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है, ये कोई लोन का वो नहीं है, ये सिर्फ फंडिंग का तरीका है ना। मतलब 15 दिन की लिमिट है और इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, इससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी, मतलब स्टोर, वेल्थ को स्टोर नहीं कर रहे आप, है ना। ऐसा नहीं कि आपने पैसा रखा रखा बहुत टाइम तक, उस पर इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, 15 दिन में आपको रिडीम करना है तो आपका कोई वेल्थ की स्टोरेज नहीं हो रही इसमें एज सच। They are interest free and their limit is 15 days, which ensures that they cannot be used to store wealth. यानी वो political funding के लिए ही यूज होंगे, वेल्थ को स्टोर करने के लिए यूज नहीं होंगे। कई लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि फंडिंग जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेती है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन की जगह, है ना। तो देखो यहाँ पर ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, वो कर ही नहीं सकती अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि 15 दिन में उस बॉन्ड को उनको रिडीम करना है और वो अकाउंट में जमा हो जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को पता होंगी, राइट। तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो रही है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट निकल के आ रहा है वो ये कि डोनर की का नेम क्यों नहीं इसमें डिस्क्लोज हो रहा है ना। तो वो एक कंट्रोवर्सी है, इसी के बारे में एडिटोरियल था पूरा, अभी इस पे काफी डिबेट्स चल रही हैं। अच्छा, एक और न्यूज थी, पेज 10 पे न्यूज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। न्यूज क्या है, इंडिया और यूके ने कुछ एफटीए के लिए टॉक्स स्टार्ट किए, कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं एफटीए साइन करने के लिए। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, जिसमें ये एग्री किया जाता है कि जो इंपोर्ट के बैरियर्स हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट पे कुछ बैरियर्स लगाती है कंट्रोल करने के लिए, अपने मार्केट को, अपने करंट अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई बैरियर नहीं होगा सपोज, और किसी कंट्री का इंपोर्ट आपके में आता ही जाएगा, आपका डोमेस्टिक मार्केट तो खत्म ही हो जाएगा, कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इंपोर्ट पे कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे टैक्सेस होते हैं, क्वांटिटी अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसको इंपोर्ट कोटा बोलते हैं कि इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उनको थोड़ा रिड्यूस करना। फ्री ट्रेड मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम फ्री हो, या फ्री भी हो सकता है, लेकिन रिड्यूस करना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट अमंग देम, कि हम आपस में थोड़ा ट्रेड बढ़ाने के लिए इंपोर्ट के बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे या जीरो कर देंगे। Goods and services can be bought and sold across borders with little or no, या तो बहुत मामूली या no government tariff, quota, subsidy। जो इंपोर्ट को अफेक्ट करती हैं, ये जो रेगुलेशंस होते हैं, ये आपको मिनिमल करने हैं। टैरिफ क्या होता है? टैक्स जो इंपोर्ट पे लग रहा है। कोटा क्या होता है? कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगते हैं कि इतना ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रिड्यूस हो जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये पॉलिसी जो है ये लिबरलाइज करने के लिए है। अगर आप रिड्यूस कर रहे हो रेगुलेशन तो आप ट्रेड लिबरलाइज कर रहे हो, विच इज ऑपोजिट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहे, इससे हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? जब आप ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देते हो, रेगुलेशंस बढ़ा देते हो, आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हो ग्लोबल ट्रेड से, है ना, प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा, अब एक पेज 11 पे न्यूज थी, यूएस और यूरोपियन यूनियन का कुछ कोऑपरेशन
हो रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यूएस और ईयू का ये जो कोऑपरेशन है ये क्यों हो रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड है। सी ये न्यूज मैंने इसलिए ली है ताकि आप लोग को ये समझ आ सके इंटरनेशनल रिलेशन काम कैसे करते हैं, है ना। देखो, इफ रशिया रिटेलिएट्स ओवर सैंक्शंस एलिज टू बी अप्लाइड बाय यूएस एंड नाटो अलाइज। अब देखो रशिया का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, यूक्रेन के साथ चल रहा है, तो अगर यूएस सैंक्शन लगाता है किस पे, यानी नाटो सैंक्शन लगाता है रशिया पे यूक्रेन को मेंबर बनाने के लिए, या रशिया अगर रिटेलिएट करता है, सपोज यूएस ने सैंक्शन लगा दिए कुछ या नाटो ने लगा दिए, है ना, रशिया पे यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रशिया भी बदला लेगा, रिटेलिएट करेगा। रशिया क्या करेगा, अपने एक्सपोर्ट्स कम कर देगा, जिन कंट्रीज में इनका ज्यादा एक्सपोर्ट है उनको अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, उनको थ्रेटन करने की कोशिश करेगा कि आप नाटो का साथ मत दो, है ना। तो यूरोपियन यूनियन की बात यहाँ क्यों आई है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो नेचुरल गैस की सप्लाई होती है सब 40% रशिया से आती है, तो यूरोपियन यूनियन को ये अफेक्ट कर सकता है, तो वो नाटो पे प्रेशर डालेगा कि नहीं आप मत करो वरना हमारी तो सप्लाई चली जाएगी, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए दोनों आपस में साइन कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन आने से पहले ही बच लेते हैं, आपस में एनर्जी सिक्योरिटी की डील फाइनल कर लेते हैं कि आप हमको एनर्जी एनर्जी के सोर्सेज प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो ये बेसिकली इशू है। अब आते हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी न्यूज में थी लेकिन इसको हमने बहुत बार डिटेल में कवर कर रखा है, और खासकर 14 जनवरी की क्लास आप देख सकते हो, 14 जनवरी की क्लास पे इसमें हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है, राइट। चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी भी इस पे हमने डिस्कस किया है। अब जो लास्ट के पेजेस हैं उनमें कुछ न्यूज है, जैसे एनपीए है, पेज 12 पे एक न्यूज है एनपीए से रिलेटेड। न्यूज क्या है, कुछ बैंक्स ने कुछ एनपीएस, लगभग 15 एमपीएस को एनएआरसीएल को ट्रांसफर किया रिस्ट्रक्चर करने के लिए। अब इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं एनपीए क्या होता है। एनपीए क्या होता है, कोई कंपनी लोन लेती है ना। देखो लोन जो होता है बैलेंस शीट में, लोन जो होता है वो बैंक का एसेट होता है। लोन एसेट क्यों होता है, बैलेंस शीट में दो कैटेगरीज होती है, एसेट और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज, है ना। लोन एसेट क्यों होता है बैंक का, क्योंकि वो वापस आना है, वो बर्डन थोड़ी होता है, वापस आकर उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, है ना, तो वो एसेट है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जब ये लोन नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, किसी कंपनी ने लोन लिया, इस पे जो इंटरेस्ट आना वो भी वो रीपे नहीं कर पा रही और लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे नहीं कर पा रही, तो इससे इसका तो एसेट कम हो गया ना बैंक का, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, स्ट्रेस्ड एसेट हो गया, मतलब उससे कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है, तो नुकसान हो गया बैंक का, क्योंकि इसने जो पैसा दिया था वो किसी ने डिपॉजिट किया था। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, बैंक कैसे क्रेडिट को देते हैं, लोन कैसे देते हैं, आप जो डिपॉजिटर्स, हम जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी को वो आगे लोन देते हैं, तो फिर हम अपना पैसा डिमांड करने आएंगे तो बैंक कहाँ से देगा अपना पैसा। तो एनपीए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एनपीए क्या होता है, एनी बैंक लोन विच सीजेस टू जनरेट इनकम, जिस पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो लोन वापस नहीं आ पा रहा है ना, फॉर दी बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। और एनपीए की अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जनरली 90 डेज तक अगर नहीं आता तो उसको एनपीए माना जाता है, जनरली 90 डेज। अब इनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें लाई हैं, जैसे आरबीआई की एसडीआर एस4ए स्कीम्स है, हम कभी उसको अलग से कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में डिटेल में, एनपीए इज वेरी डिटेल्ड टॉपिक। तो एक उसमें एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनी, रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज को एस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया गया था कि मतलब कुछ ऐसी कंपनीज बनाओ जो इन स्ट्रेस्ड एसेट को खरीद ले और फिर इसको सही करने की कोशिश करे। तो बैंक ने अभी वही किया है। एनएआरसीएल एक ऐसी कंपनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको दिए हैं कि आप इनको अब करेक्ट करो। तो एनपीए बड़ी प्रॉब्लम है, और रिसेंटली न्यूज में अभी देखा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो ज्यादा फेल हो गई हैं, उनकी उनके बैड लोन भी बोलते हैं इसको, बैड लोन बहुत ज्यादा हो गया है, वो बैंक्स को अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज आज यही थी इंपॉर्टेंट, और अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में रिसेंटली ही करंट अफेयर्स में 2-3 बार कवर किया है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि वॉर ग्रेव्स कमीशन का मेंबर कौन नहीं है। 6 मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है, इंडोनेशिया मेंबर नहीं है, और रिसेंटली मालदीव्स उसमें से हटाया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर इज बी, इंडोनेशिया इज नॉट दी मेंबर।
इसका आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है, पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन देने का पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा, है ना। यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, गैस करने की अपनी टेक्निक को डेवलप करना है, राइट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं, चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है थॉटरी के नाम से, वहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।